तो बच्चों क्लास 11th फिजिक्स का आज सेकंड लेक्चर है गामा फिजिक्स क्लासेज में। फर्स्ट लेक्चर में आपका फिजिकल वर्ल्ड जो भौतिक जगत है उसमें जो चीज़ें कवर कर ली गई उससे आगे आज बताया जाएगा। उसको कल का वीडियो, पिछले लेक्चर का वीडियो आप ठीक से देखिए और कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कमेंट करिए। यहाँ पर देखिए आज का जो टॉपिक है वो प्रकृति में संरक्षण नियम, प्रकृति में मूल नियमों का जो संरक्षण नियम है उसके बारे में चर्चा होगी। देखिए मूल नियमों में संरक्षण नियम जो आता है ये ऊर्जा का संरक्षण होता है, रेखीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण और आवेश संरक्षण। ये 5 संरक्षण नियम हैं प्रकृति में। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक करके हम बताएंगे। ऊर्जा संरक्षण, इसके बारे में आपने पढ़ा है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड में केवल ऊर्जा का परिवर्तन किया जाता है। ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे अगर स्वतंत्रता पूर्वक मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ से स्वतंत्रता पूर्वक बिंदु O से गिराई जाती है और पृथ्वी तल तक आती है। बिंदु A है, पृथ्वी तल है। स्वतंत्रता पूर्वक किसी ऊंचाई से गिराई गई वस्तु की कुल ऊर्जा यहाँ बिंदु O पर कुल यांत्रिक ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी K से प्रदर्शित करते हैं प्लस पोटेंशियल एनर्जी U से प्रदर्शित करते हैं। K प्लस U का मान जितना बिंदु O पर होगा, रास्ते में कोई एक बिंदु B कह दे, यहाँ भी K प्लस U, बिंदु B पर K माने काइनेटिक एनर्जी प्लस U माने पोटेंशियल एनर्जी एट बिंदु B, उतना ही यहाँ भी होगा। कहीं भी आप देखेंगे और उतना ही बिंदु काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B, इतना ही रहेगा। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा का प्रत्येक बिंदु पर योगफल सदैव नियत बना रहता है। तो ये क्या हो गया? ऊर्जा संरक्षण। तो पहला नियम क्या है? ऊर्जा, ब्रह्मांड में ऊर्जा का संरक्षण बना रहता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। केवल ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। अब दूसरे नंबर पर आया रेखीय संवेग संरक्षण। रेखीय संवेग संरक्षण में रेखीय संवेग माने होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। किसी गतिमान पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अगर गतिमान पिंड पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, बाह्य बल की अनुपस्थित में रेखीय गति करते हुए किसी पिंड का रेखीय संवेग सदैव नियत बना रहता है, संरक्षित रहता है। मतलब ये हुआ कि अगर बाह्य बल नहीं लग रहा है तो प्रत्येक स्थान पर P का मान नियत बना रहेगा। ये क्या है बेटे? रेखीय संवेग संरक्षण नियम है। ये बाह्य बल की अनुपस्थिति में कार्य करता है। ठीक, उसके बाद कोणीय संवेग संरक्षण। कोणीय संवेग में घूर्णन गति से रिलेटेड है। कोणीय संवेग हमेशा घूर्णन गति करती हुई वस्तु पर कार्य करता है। अगर कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है तो बाह्य बलाघूर्ण की अनुपस्थिति में घूर्णन गति करते हुए वस्तु पर अगर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग सदैव संरक्षित रहता, नियत बना रहता। कोणीय संवेग को जनरली J से प्रदर्शित करते हैं। तो J बराबर नियतांक। कब ऐसा होगा? जब वस्तु घूर्णन गति कर रही होगी और उस पर कोई बाह्य बलाघूर्ण ना लगाया जाए। ठीक है, तो ये कोणीय संवेग का संरक्षण हो गया। इसके बाद द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, ये आइंस्टीन का नियम है। आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम बनाया था। आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। ये द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम के आधार पर ही जो नाभिकीय अभिक्रियाएं हुई हैं, जो परमाणविक अभिक्रियाएं हुई हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं जैसे परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, ये सब द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण पर ही आधारित है। इसके अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। ये आइंस्टीन का नियम था। इसमें E बराबर mc²। m द्रव्यमान क्षति है, जिस द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने जा रहे हैं उसका मान है, और c प्रकाश का वेग है। प्रकाश का वेग कितना होता है बच्चों? 3 × 10⁸। प्रकाश का वेग का तात्पर्य यहाँ वायु अथवा निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है।
तो किसी पदार्थ से m द्रव्यमान का क्षय होने पर उत्पन्न ऊर्जा का मान E बराबर mc²। ये आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। ठीक, उसके बाद आवेश संरक्षण की बात है। देखिए आवेश संरक्षण में पिंड का आवेश कभी बदलता नहीं है। देखिए कोई वस्तु जैसे मान लीजिए कि कांच की छड़ को अगर रेशम से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम ऋणावेशित हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं, तो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, वो धनावेशित हो गई, और रेशम में उतने ही इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, वो ऋणावेशित हो गई। लेकिन अगर कांच की छड़ और रेशम में संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों का योग पहले किया जाए, रगड़ने से पहले और रगड़ने के बाद, कुल इलेक्ट्रॉन उतने ही रहेंगे, अर्थात संपूर्ण निकाय विद्युत उदासीन रहेगा। तो क्या तय हुआ कि आवेश का भी संरक्षण रहता है। तो ये मूल संरक्षण नियम हो गए। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक हैं इस चैप्टर में, वैज्ञानिक और उनकी खोज, जिसमें से मुख्य रूप से जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उनकी बात ज़्यादा पूछी जाती है। हालांकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जाने, वो टेबल बनी है, आप याद कर लीजिए उसमें वैज्ञानिकों के नाम और उनकी खोज। जैसे इंडियन वैज्ञानिक, जो भारतीय वैज्ञानिक है, जैसे रमन साहब थे, CB रमन जो है, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, जो अणुओं द्वारा विकिरण होता है। जैसे पराग के कण, अगर जल पर पराग के कण डाले जाएं तो इधर उधर ब्राउनियन गति होती है, और CB रमन ने देखा था कि अणुओं द्वारा परावर्तन होता है। ये रमन प्रभाव भी कहलाता है। तो CB रमन ने रमन प्रभाव की खोज की, भारतीय वैज्ञानिक। और होमी जहांगीर भाभा, HJ भाभा, इन्होंने अंतरिक्ष किरणों का अध्ययन किया था। अंतरिक्ष किरणों के संबंध में होमी जहांगीर भाभा का योगदान बहुत अधिक है। फिर आपने इस चैप्टर में बोसान कणों की बात कही थी। बोसान कण, ये जो क्षीण नाभिकीय बल होते हैं, ये बोसानों के कारण उत्पन्न होते हैं। बोस कण या बोसान कहते हैं। ये SN बोस ने, सत्येंद्र नाथ बोस ने बोस कणों, तो ये क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड हैं। SN बोस का जो है ये योगदान क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में है। उसके बाद JC बोस जो हैं, इन्होंने JC बोस, जगदीश चंद्र बोस जो हैं, ये अति लघु रेडियो तरंगों का अध्ययन इन्होंने किया था। अति लघु रेडियो तरंगों का अध्ययन JC बोस ने किया था। तो ये वैज्ञानिक हो गए, इनकी खोज हो गई। और भी जैसे अगर हम कहें कि जो क्लासिकल फिजिक्स है, जो पुरातन फिजिक्स है, जो प्राचीन फिजिक्स है, उसके जनक कौन है? न्यूटन है। न्यूटन प्राचीन फिजिक्स के जनक हैं। आधुनिक फिजिक्स, या जिसको आपने माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स कहा, क्वांटम फिजिक्स, आधुनिक फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, ये सब एक ही बात है। इसकी शुरुआत जो क्वांटम फिजिक्स है, ये प्लांक थ्योरी पर बेस्ड है। प्लांक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने केवल हाइपोथेसिस, परिकल्पना की थी, कोई इनका प्रायोगिक नहीं है। लेकिन आज भी जो भी खोज हो रही है, ये प्लांक की परिकल्पना को ही आधार मानकर नई खोज भी हो रही है। माने प्लांक ने प्रैक्टिकल नहीं किया था, केवल सोच कर बता दिया था, वो भी आज लागू है। प्लांक जो मॉडर्न फिजिक्स के जन्मदाता हैं, प्लांक। तो ऐसे अन्य वैज्ञानिकों के नाम भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन ये जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, ये अपने यहाँ के, इनको ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ना जानना है। तो ये चैप्टर, इसमें इतनी ही बात थी बच्चों। एक बार आप लोगों को फिर से हमें बताना है, फर्स्ट ईयर के बच्चे थोड़ा हाई स्कूल से आते हैं, वहाँ पर कोर्स कम होता है, समझने में कोई बात नहीं रहती, थोड़ा कोर्स तैयार कर लेते हैं तो सोचते हैं एग्ज़ाम जब आ जाएगा तब हम पढ़ लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। यहाँ फर्स्ट ईयर में आपको ज़्यादा मेहनत से पढ़ना है। आगे इंटर के बाद जब भी आप किसी कंपटीशन में जाएंगे तो उसमें फर्स्ट ईयर का सिलेबस 60% आता है, इंटर का सिलेबस 40%। जैसे आप नीट में जाएँ, इंजीनियरिंग में जाएँ, कहीं भी जाएंगे आप, या आगे आप 12th के बाद किसी अच्छी संस्था में एडमिशन के लिए जाएं, तो वहाँ जहाँ एंट्रेंस होगा वहाँ फर्स्ट ईयर का सिलेबस 11th का ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए आपको 11th बहुत ही सावधानी से, बहुत कायदे से पढ़ना है। सब टॉपिक, एक एक टॉपिक ध्यान से पढ़िए, समझिए, वीडियो 2 बार 3 बार देखिए, अपने नोट्स ज़रूर बनाइए। कोई भी चैलेंज आए तो आप कमेंट करिए, आपका कमेंट यहाँ निस्तारित किया जाएगा। इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस आपको 2-3 बातों को थोड़ा ध्यान दिए रहना है।
जो बल हैं वो सबसे कम बल जो है, मिनिमम फोर्स जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और मैक्सिमम फोर्स जो है वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स मैक्सिमम फोर्स है। अब तक ज्ञात बलों में सबसे अधिक मान का बल स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स और सबसे कम मान का बल ग्रेविटेशनल फोर्स है। बस। तो अभी क्वेश्चन कोई पूछा जाए कि बलों का बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है सबसे कम वाला पहले लिखा जाएगा, पीछे के लेक्चर में भी हो चुका है। सबसे कम बल का मान कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स FW। उसके बाद अब नंबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स FE, और इसके बाद सबसे लास्ट में स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स FS। इनका रेशियो बेटे ये है 1:10⁻25 अनुपात 10⁻36 36 अनुपात 10⁻38 इस क्रम में होता है। क्रम बदल के पूछा जाएगा तो भी आप इसी हिसाब से बदल लेंगे। ठीक है, ओके। आज का लेक्चर इतना रहेगा। नया चैप्टर नए लेक्चर में शुरू करेंगे। धन्यवाद। हमारी शुभकामना है आप खूब मेहनत से पढ़िए।